नमस्कार साथियों। आज हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट यूनिट से ही है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पहले ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उस आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं तो उस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार ज़रूर रीड करें, जिससे कि आप उसकी एक्चुअल जो उसका जो नेचर है क्वेश्चन का वो आप अच्छे से समझ सकें कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है या पूछने की क्या कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किसी ना किसी पर्टिकुलर एक वर्ड या धर्म दंड इस तरीके से किसी ना किसी पर बेस्ड है। तो पर्सनल मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी के टॉपिक्स के बारे में कम से कम 2 से 3 डेफिनेशंस या परिभाषाएं ज़रूर पढ़कर या लर्न करके जाएं, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस देते हैं कुछ थिंकर्स की, तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही अलग पड़ता है और आपके मार्क्स को स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है, प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति व ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जिसमें कि आप सबसे पहली चीज़ तो एक यहाँ पर हमारा जो प्राचीन भारत है हम उसी को ही देखेंगे कि प्राचीन भारत पूछा जाए, उसकी राजनीतिक संस्थाएं या राजशाही या राजशिल्प को पूछा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको उसमें आपके जो स्टेट क्राफ्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग ही आपको उसमें ज़िक्र करना है, जिसमें कि आप कौटिल्य हो गया, मनु हो गया, आपके महाकाव्य हो गए, अशोक का धम्म हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके जितने भी स्टेट क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में आप ज़िक्र करेंगे। राजशाही या राज्य शिल्प मतलब कि राज्य को चलाने वाले जितने भी मतलब जो कलाएं हैं, जो आर्ट रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप इसमें ज़िक्र करेंगे। और उसकी नेचर हुआ, प्रकृति हुई या ऐतिहासिक विकास हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भी आप इन्हीं ही राजशाही व राज्य शिल्पों का ज़िक्र करेंगे जो कि स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। आपके जो भी कौटिल्य रहे, मनु रहे या अशोक का धम्म रहा या महाभारत हुआ, रामायण हुआ, उन सब में जिन जिन राज्यों को चलाने की जिस जिन तरीक़ों की बात की गई है उन सभी को आप एक ऐतिहासिक विकास के रूप में क्रम में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि ऐतिहासिक विकास की जगह उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन पूछ लिया जाता है तो भी आप उनको इसी से ही को रिलेट करके अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक का धम्म, इसको भी अगर हम देखें तो इसको भी 2 टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या आपके क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो भी मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो कि शिलालेख जो कि खम्भों पे बनाए गए हैं या छोटे हैं बड़े हैं, जिनको भी लघु वगैरह सब बोलते हैं, तो और उनका मतलब इस स्थान पर रखा जाना जहाँ पर आम जो जनता है वो आते जाते हैं उनके उस पर नज़र पड़े। तो इस तरह से जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं या शिलालेख हैं जिन पर धम्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें लिखी गई हैं, उन सभी को आप बताएंगे और उन सभी से आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है आज की डेट में, उसको बताएंगे। लेकिन साथ में अगर इस क्वेश्चन में इसको भी जोड़ दिया जाता है कि आज के समय में इसका क्या महत्व है या क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में, तो आज के टाइम से आप इसको कंपेयर करेंगे। वो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, जिसमें कि आप आज के टाइम से कंपेयर करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी सहारा या हवाला दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हुए या फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हुई, उनसे भी आप आज की डेट में कंपैरिजन कर सकते हैं। और मेन जो आपका कंपैरिजन करने का जो कोर पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक वेलफेयर स्टेट का।
वेलफेयर स्टेट का मेन कोर सेंटर में आप जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे कि उस टाइम के अशोक के धर्म का आज के समय में क्या रेलेवेंस है, तो आपको कोर पॉइंट उसमें एक वेलफेयर स्टेट रखना होगा। वेलफेयर स्टेट के नाम से ही आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा है प्राचीन राजनीतिक चिंतन में दंड की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दंड मेन है, और जहाँ पर दंड की बात आ जाती है वहाँ पर आप न्याय को भी ऑटोमेटिकली इंटरफेयर कर सकते हैं। और दंड में आप कौटिल्य का हुआ या मनुस्मृति का हुआ, जिन्होंने भी दंड के बारे में जो भी बातें कही हैं अपने अपने थिंकिंग में, अपने विचारों में, अपने काव्यों में, महाकाव्यों में, अपनी रचनाओं में, गाथाओं में, जिसने भी दंड किस बिहाफ पर दिया जाना चाहिए, क्या अमीरों के लिए अलग से दंड प्रक्रिया होनी चाहिए, गरीबों के लिए अलग से, या फिर दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, उसकी आप डिफ़ाइन करेंगे। और बाय चांस इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, इसकी प्रकृति की व्याख्या करते हुए और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसके रेलेवेंस को बताया जाए, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही है किस तरीके से इक्वल हमें लॉ प्रोवाइड कराए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है हमारा, जिसमें कि साफ साफ ये कहा जाता है कि किसी के लिए कोई अलग से कोई लॉ नहीं होगा, सभी कानून की दृष्टि में समान है। तो आज की डेट से उसका कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हैं कि चाहे कोई आज की डेट में कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर किसी ने एक क्राइम किया है तो उसी क्राइम के लिए अमीर को भी उतनी सज़ा मिलेगी और गरीब को भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसकी व्याख्या आप अपने तरीके से और एग्जांपल्स के माध्यम से और आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीति और न्याय में अंतर की। नीति और न्याय में अंतर, इसके लिए आपको नीति को अलग से डिफ़ाइन करना है और न्याय को अलग से डिफ़ाइन करना है। तो ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी और राज्य शिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत, इससे अगर आप कोरिलेट करेंगे तो इन समय में जो भी आपके नीति और न्याय रहे हैं उनको आप डिफ़ाइन करेंगे और दोनों में ही क्या डिफरेंसेस रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करेंगे। और बाय चांस अगर आप न्याय को डिफ़ाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आप न्याय को जो इन क्वेश्चंस में आप इन सभी में आपने जो कुछ भी कौटिल्य हुआ या मनु हुआ या जितने भी आपके महाकाव्य हुए या अशोक का धम्म हुआ, जिसमें आपने डिफ़ाइन किया है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा न्याय की परिभाषाओं को आप उठाएंगे, क्योंकि इनको आप पढ़ कर जाएंगे। अशोक के धम्म हुआ, मनु, कौटिल्य, इन सबको पढ़ेंगे तो इन्होंने भी न्याय के बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है। और इनके न्याय को जस्टिफाई करते हुए आप एक रॉल्स का न्याय सिद्धांत है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी आप इसी में ही किसी न किसी तरीके से ऐड करके बताएंगे। और फिर एक सेन है, सेन का न्याय दर्शन भी आप इसमें इंक्लूड करके बता सकते हैं। तो पूरा ये क्वेश्चन आप बहुत एक बड़े लेवल पर प्रिपेयर कर सकते, तैयार कर सकते हैं। ये आपका मल्टी टाइप का एक आंसर हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छी से आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हैं, सभी पॉइंट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए एक आगे ये भी ऐड किया जा सकता है कि विभिन्न आलोचकों ने न्याय के बारे में क्या क्या अपनी राय दी है, उन सभी को भी इसमें ऐड कर सकते हो आप अपने तरीके से। डिपेंड ये करता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्म किया गया है और वो एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी आपके अगर हम बताएं, ये इस पेपर के नहीं लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट वाले पेपर हैं उनमें हमेशा रॉल्स का न्याय सिद्धांत ज़रूर पूछा गया है और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हर क्वेश्चन पेपर में। और इसमें हम सिर्फ एक अंदाजे से ही कह सकते हैं कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। आई होप कि इस क्वेश्चन पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही फॉर्म किया गया होगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना है तो शॉर्ट नोट में इसको ज़रूर पूछा जाएगा। आपके रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को शॉर्ट नोट में ज़रूर पूछा जाएगा।
अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, सेन के द्वारा प्रस्तुत न्याय का दर्शन। सेन ने काफ़ी हद तक इसको कहीं ना कहीं आलोचना भी की है। तो हो सकता है कि सेन का क्वेश्चन शॉर्ट नोट पूछ लें और रॉल्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लें, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लें और सेन का न्याय दर्शन शॉर्ट नोट में पूछ लें, और दोनों में कहीं ना कहीं आलोचना का भाव ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसलिए किसने किसके बारे में क्या आलोचना की, क्या क्रिटिसाइज़ किया है, उसका एक पढ़कर आप देखकर ज़रूर जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन जनप्रिय संस्थाएं कौन सी थी, या फिर इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्या सभा और समिति वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं थी, या फिर एक तरीके से और भी देख सकते हैं, सभा व समिति की कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो वो है कि वैदिक कालीन इसमें कॉमन है। तो जितने भी हमसे यहाँ पर जनप्रिय संस्थाएं पूछी जा रही हैं वो वैदिक कालीन की ही पूछी जा रही हैं। और वैदिक कालीन में खाली अगर वैदिक कालीन जिक्र होता है तो भी आपको क्या बोलना है, सभा और समिति का जिक्र करना है, सभा और समिति। और अगर जनप्रिय संस्थाओं की बात हो रही है तो भी आपको किसका, सभा और समिति का ही जिक्र करना है। और अगर डायरेक्टली सभा और समिति पूछा जा रहा है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होनी चाहिए। आप सभा और समिति को डिफाइन करते हुए अपने क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए आगे उसके आंसर को कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले जो भी आप सभा और समिति से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़कर गए होंगे उनको अपने इंट्रोडक्शन के बाद ज़रूर डिफाइन करें सभा और समिति की डेफिनेशन को, उसके बाद अपना आंसर राइटिंग में स्टार्ट करें। उसके बाद इनमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, वो है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं से तुलना। मान लेते हैं कि वैदिक कालीन में उस टाइम पे सभा और समिति का जो काम था और आज के टाइम से अगर उसकी कंपैरिजन पूछ ली जाए तो आज के टाइम में हमारी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे कि पार्लियामेंट हुई, लोकसभा, राज्यसभा हमारी हुई, मंत्रिमंडल हुए, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, विधान मंडल, ये सारे हुए जितने भी हमारे। तो इनसे उस टाइम से लेकर आज के टाइम की हमें कंपैरिजन करके बताना होगा। और इसके लिए आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और उस टाइम की सभा और समिति को जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए आप पढ़कर जाएं। इस क्वेश्चन को इन सभी तरीक़ों से पूछा जा सकता है और आंसर आपका एक ही होगा। बस जो थोड़ा बहुत भी चेंज होता है वो यही होता है कि आपको वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं से उसकी तुलना करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा प्राचीन भारत में राष्ट्र और राज्य के विकास पर चर्चा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली हर बार पूछा जाता ही है। तो प्राचीन भारत में राष्ट्र और राज्य के विकास पर चर्चा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आई होप सो कि लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा। तो इसको आप पढ़कर जाएं और डेफिनेशंस जरूर पढ़कर जाएं कि राष्ट्र के बारे में विद्वान क्या मानते हैं और राज्य के बारे में विद्वान क्या मानते हैं। उसके बाद कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर पूछा जाएगा कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत को लेकर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। तो इसको आप ज़रूर पढ़कर जाएं और राज्य के जो सिद्धांत हैं बहुत ही इजी हैं, उनको एक बार ज़रूर देख कर जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 110% आएगा ही आएगा क्योंकि आज के टाइम में जाति व्यवस्था को लेकर इंडिया में भी बहुत से विवाद चल रहे हैं। तो ये करंट मुद्दे के रूप में भी जाना जा रहा है। तो भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों को आप जरूर पढ़कर जाएं। उनका ओरिजिन कैसे हुआ या विकास कैसे हुआ, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। तो इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका वर्ण व्यवस्था हुआ और आईने अकबरी हुआ, एंडोगैमी हुआ और जाति का विकास आधारित सिद्धांत, ये भी इसी से ही रिलेटेड है। इन प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है आपका परंपरागत सिद्धांत और दूसरा जाति का विकास आधारित सिद्धांत है। तो इनके जो सिद्धांत हैं उनको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट में भी कहीं पूछा जा सकता है। तो इसलिए
उम्मीद करती हूँ कि इन सब के बारे में आप डेफिनेशन ज़रूर लर्न करके जाएं, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, आपको उनकी अगर डेफिनेशन पता होगी कि विद्वान क्या बोल रहे हैं, दो विद्वानों की भी डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तो उन डेफिनेशंस के बिहाफ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। तो आप अपने खुद के विचारों से भी उस क्वेश्चन का फॉर्मेशन, उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको आप डेफिनेशंस ज़रूर पढ़ के जाएँ। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मेन टॉपिक्स, जिसमें कि आप जैसे कि धम्म हो गया, अशोक का धम्म हो गया, तो उसके बारे में आपको दो डेफिनेशन पढ़ लेनी है, किस विद्वान ने क्या बोला है। धर्म हुआ, दंड हुआ, न्याय हुआ, इन पर आपको दो डेफिनेशन पढ़ लेनी है। और जाति या वर्ण और राष्ट्र राज्य, इन पर भी दो डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है। तो इससे आपका जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा और काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। अब हम बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले, जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इससे पहले आपने बीए लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपके लिए ये भी ध्यान देने लायक बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले उसमें आप अपना पेपर का टाइटल ज़रूर पढ़ लें कि जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है वो आपका ही है या किसी दूसरे कोर्स का आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। दूसरी चीज़, उसमें समय ज़रूर देख लें, कितना समय लिखा हुआ है, कितने घंटे का पेपर है। और आगे चलकर जो आपके निर्देश दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उनको ज़रूर आप केयरफुली रीड करें, क्योंकि उन्हीं निर्देशों में ही आपको बताया जाता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन टोटल क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कितने क्वेश्चंस आपको लिखने हैं पेपर में। और उसमें आगे ये भी दिया हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया हो, और 2 और 3 पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया होगा तो उसके नीचे एक लाइन और लिखी होगी कि हर सेक्शन से या हर यूनिट से या हर भाग से आपको दो दो क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो इसलिए आप पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप क्वेश्चन पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले रीड करें, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लें, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को चूज़ करें आप सबसे पहले अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने में। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि आपको मान लो टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आपको उन 8 क्वेश्चंस में से मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से आता है और आप बहुत एक्साइटेड है उसको लिखने के लिए। तो बहुत से बच्चे गलतियां ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं और आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का लिख देते हैं, तो इसमें क्या है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको 8 क्वेश्चन में से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है, तो आप उस आंसर के सामने क्वेश्चन नंबर 6 ही डालेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि उसके बाद अगर आपको लगता है कि 4th क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट 6 के बाद 4 डालेंगे और फिर उसका आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और समय का ज़रूर निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है तो आप लिखते जाओगे और समय बहुत कम लगता है आपको। उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 1 आवर कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस ये करूँगी कि आप समय को अच्छे से देखें। और अगर आपको मान लो टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन में आपके मान लो 2 घंटे निकल जाते हैं और आपका पेपर है 3 घंटे का, 3 आवर्स का अगर पेपर है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ मान लो 40 से 50 मिनट ही बचते हैं शेष। तो उस कंडीशन में आपको अपने टाइम को 20 मिनट्स में डिवाइड कर लेना है और दोनों क्वेश्चंस जो आपके रह गए हैं उन दोनों को अटेम्प्ट करना है आपको। क्योंकि एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं तो 4 के 4 ही अटेम्प्ट करके आना, चाहे थोड़ा लिखना, लेकिन आपको क्वेश्चंस के आंसर जो हैं पूरे के पूरे 4 अटेम्प्ट करके आने हैं। तो मेरा आपसे बस यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करें, और मेरी तरफ से विश यू बेस्ट लक।